हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ इवोल्यूशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। सारे थ्योरीज हम लोगों ने उसके केमिकल इवोल्यूशन के कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग जो है बात करेंगे अबाउट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर में कि कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स गैसेस मिलके एक कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप हुए, ओशन में डेवलप हुए, और कहीं ना कहीं वहीं से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, और केमिकल इवोल्यूशन जब कंप्लीट हुआ उसके बाद जो है वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो है ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायंट्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, जिनको नाम दिया गया कंसर्वेट्स। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच वर सिंथेसाइज्ड abiotically in primitive ocean later came together and form large colloidal drop like structures known as protobionts। ठीक है, तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने थे वो साथ में आए और कुछ कोलोइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए जिनको प्रोटोबायंट्स बोला गया, और बाद में ओपेरिन ने उनको कोसरवेट्स बोला गया, जो कि काफी फेमस हुआ। ठीक है, और उनके अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम लिए, बट कोसरवेट्स जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन रहा और सबसे ज्यादा एग्जाम में उसका नाम आता है। ठीक है, वो क्या था, दे कंटेन्स प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड। दे ग्रू बाय एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, उन्होंने एनवायरनमेंट से मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए। ठीक है, they could divide by budding like bacteria. Many chemical reaction including decomposition of glucose takes place inside the protobiont। ठीक है, तो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन भी वहां पे स्टार्ट हो गया, उन्होंने वहां से तोड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, सन से उन लोगों को एनर्जी मिली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओपरेन, कोसरवेट्स वर द फर्स्ट सोल लिविंग मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव राइज टू सेल। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स इनको हम बोल सकते हैं, दोज वर लिविंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिविंग मॉलिक्यूल, नॉट अ लिविंग सेल। दीज वर द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स जो कि ओपरेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स या फिर यूबायोंट। ठीक है, तो यहां पर क्या था, प्रोटोबायोंट्स। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स होता है, वैसे प्रोटोसेल्स प्रोटोबायोंट्स है। यहां पर आगे हम लोग यूबायोंट्स पे। द फर्स्ट लिविंग फॉर्म नेम्ड एज प्रोटोसेल ओरिजिनेटेड इन द प्रिमिटिव ओशियंस। ठीक है, प्रोटोसेल्स वर क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, विच फॉर्म बाय कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंजाइमेटिक प्रोटीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर हुई। न्यूक्लियोप्रोटीन में फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिला। तो प्रोटोसेल रिप्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, ये लाइफ की बिगिनिंग इन्होंने रिप्रेजेंट की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, फ्रॉम प्रोटोसेल्स और यूबायोंट फ्यू कोर of nucleoprotein get separated free in oceans and become inactive, but when they enter into another eubiont they become active, so virus like structures were formed। ठीक है, तो कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन वहां से डिटैच हो गए उनमें से, प्रोटोसेल्स में से, और इनएक्टिव हो गए काफी टाइम के बाद, और कुछ टाइम के बाद वापस से एक्टिव हुए, वो किसी और के अंदर एंटर कर गए और वायरस लाइक स्ट्रक्चर्स बने। ठीक है, जैसे अभी भी वायरस एक हमारे लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है कि वायरस एक्चुअल में क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, उसको डिटेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। तो ये वायरस जो है ये तभी से, ओरिजिन ऑफ लाइफ से ही एक मिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक और, ओरिजिन ऑफ वायरस लाइक स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ठीक है, देखो जो भी इवोल्यूशन हुआ है, चाहे वो केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गई हैं। है ना, हम लोगों ने देखा कि सिंपल मॉलिक्यूल्स बने थे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने केमिकल इवोल्यूशन में। वही हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या देख रहे हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सिंगल सेलुलर सेल हुआ करते थे, अभी हम मल्टी बिलियन सेल है, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गए। बट वायरस में क्या हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ गया है, उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। बाकी सब का जो है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है। व्हाइल इवोल्यूशन व्हिच इनहिबिट्स अर्थ सरफेस वर प्रोग्रेसिव मीन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बाकी सब का जो है वो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है, वायरस का रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है, मींस इट मूव्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। इसीलिए वो हमारे जितने भी इवोल्यूशन के लॉ हैं, जो भी हमारे बायोलॉजिकल लॉ हैं, उनमें कहीं फिट ही नहीं बैठता है, क्योंकि उसका तो
उल्टी गंगा बह रही है उसकी, ठीक है। इसलिए वायरस इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा मिस्ट्री है उसके बारे में, ठीक है। और उसके बारे में रिसर्च उतना ज़्यादा ही चल रहा है, ठीक है। इस समय वायरस रिसर्च जो है बहुत पीक पे है, ठीक है। और आप लोग भी आगे जाके वायरस पे रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि अभी वायरसेस का अमाउंट बढ़ने वाला है, ठीक है। वायरसेस का अमाउंट क्यों बढ़ने वाला है, अगर इतनी सारी थ्योरी चल रही है तो मैं भी अपनी एक थ्योरी देता हूँ यहाँ पे। वायरसेस क्या है? वायरसेस आर, अकॉर्डिंग टू मी, दे आर द डिफेंस सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होती है, ठीक है। वो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है एंटीबॉडी, बट वो बॉडी के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। वो बॉडी के बाहर नहीं जा सकता, कोई हमारे बॉडी के अंदर घुसेगा तो ही वो उसको किल कर सकता है। जस्ट लाइक कि कोई इंडियन आर्मी है, ठीक है, और पाकिस्तान वाली सोल्जर्स अगर इंडिया में एंटर करते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको किल करेंगे। बट वायरसेस क्या है? वायरसेस आर लाइक दो सोल्जर जो बाहर दूसरी जगह जाके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को पता है कि वो दूसरा वाला मेरे लिए खतरा बन सकता है, तो वो उनको रिलीज करता है और सामने वालों को उधर ही उसकी बॉडी में जाके किल कर दो, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक कर दो पहले ही, प्री एम्प्टिव सर्जिकल स्ट्राइक, जो हम लोग बोलते हैं कि हमने बालाकोट में किया, कि वो आतंकवादी वहां प्लानिंग कर रहे थे और हमने उनको प्लानिंग के समय ही मार दिया कि वो इंडिया आ ही ना पाए। ये हम लोगों का स्टैंड था। वैसे ही वायरसेस है कि बैट्स हो गए, पिग्स हो गए, वो उनको पता है कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज है, या फिर इतना वो लोग नहीं कर पाते प्लान कि किसको किल करना है, बट दीज आर स्पीशीज आर डेंजरस फॉर मी, तो वो उन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से और वो बाकी स्पीशीज को किल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये एक थ्योरी है, ठीक है, जो मैंने बनाया है। बाकी ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ठीक है, बट आई कैन नॉट प्रूव दिस थ्योरी, ठीक है। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा चीजें करना पड़ेगा, बट ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी देखना, सजेशन देना कि ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब खुराना एक साइंटिस्ट है, हरगोविंद खुराना, ठीक है, जो कि पार्टीशन से पहले इंडिया में पैदा हुए थे, बाद में वो पाकिस्तानी कहलाए गए क्योंकि वो पाकिस्तान वाले इंडिया में पैदा हुए थे, फिर वो ट्रांसफर हो गए थे यूके में, वहां पे उन्होंने रिसर्च किया, हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली 77 न्यूक्लियोटाइड आरएनए मॉलिक्यूल जो है सिंथेसाइज किया आउटसाइड ए लिविंग सेल, which suggests that probably RNA was primordial genetic material rather than DNA, ठीक है। इससे ये एक आइडिया निकल के आया कि डीएनए जो है वो एक नया मॉलिक्यूल है, बट उससे पहले आरएनए हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थॉमस चेक and Altman described that some RNA molecules have enzymatic activity, hence probably the RNA enzymes are called as ribozymes, ठीक है। तो अभी तक हम ऐसा मानते थे कि enzymatic property is present only in proteins, only proteins have enzymatic activity, और उन प्रोटीन्स को हम एंजाइम्स बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन दो तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक, ठीक है। बट कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं था जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो अदर देन प्रोटीन, बट थॉमस चेक एंड एल्टमैन ने कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स में एंजाइमेटिक एक्टिविटी ढूंढी और उसको बोला गया राइबोजाइम, और उनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम्स, ठीक है। और इसी को बेस रख के ये माना गया कि आरएनए जो है वो एक ओल्डर मॉलिक्यूल है और डीएनए उसमें इवोल्यूट होके बना है, ठीक है। The discovery of RNA molecule working an enzyme has also changed our thinking about origin of life. It is now believed that 4 billion years ago Earth was an RNA world, ठीक है। तो पहले RNA वर्ड था, और RNA जो है हमको पता है, हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, वो एक उतना स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, तो डीएनए उससे इवॉल्व होके बना, ठीक है। तो by this discovery evolution is named as RNA world. It is estimated that life originated about 3.9 billion years ago as protocell eubions in Precambrian era, which was anaerobic heterotrophic era. Means ऑक्सीजन उस समय डेवलप नहीं थी, ऑक्सीजन उतना एनवायरमेंट में नहीं था, ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, और हेट्रोट्रॉफिक था, मींस ऑटोट्रॉफिक मोड नहीं आया।
अब क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल्स हुआ, इसमें लाइफ के सेल्स बनना स्टार्ट हुए, और उसके बाद ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट। एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन द प्रोटोसेल्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट टू यूज मटेरियल अवेलेबल इन द सराउंडिंग मीडियम। अब प्रोटोसेल्स में म्यूटेशन हुए, उसमें चेंजेस आए और वो मोर कॉम्प्लेक्स होते गए, एफिशिएंट होते गए, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग सेल व प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो फर्स्ट लिविंग बीइंग्स थे, ठीक है। यूकैरियोट्स बाद में आए। लाइक बैक्टीरिया दे वर सिंगल सेल एंड कंसिस्टेड ऑफ नेक डीएनए। न्यूट्रिशनली दे वर कीमोहेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। कीमोहेटेरोट्रॉफ्स थे, मींस केमिकल को यूज करके वो अपना एनर्जी यूज करते थे। एंड रेस्पिरेशन वाज एनारोबिक, ऑक्सीजन नहीं थे तो रेस्पिरेशन एनारोबिक थे। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि प्रोकैरियोट्स बने, बट प्रोकैरियोट्स उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पाए। उसका एक रीजन क्या है? एक रीजन ये है कि वो एनारोबिक कंडीशन में जी रहे थे। आपको पता है, हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा है कि एनारोबिक कंडीशन में कितना एनर्जी मिलता है ग्लूकोज को तोड़ने में, और एनारोबिक कंडीशन में। तो दिक्कत वहाँ पर थी, ठीक है। वो दिक्कत सॉल्व हुई आगे जाके जब ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑटोट्रॉफिज्म बहुत बड़ा चेंज लेकर आया, फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा चेंज लेकर आया बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, ठीक है। origin of chemosynthesis, पहले due to continued withdrawal of organic molecules by chemoheterotroph organic material decreased in ocean। अब क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओशियन में ये प्रोकैरियोट यूज करते जा रहे थे क्योंकि कीमोहेटेरोट्रॉफ्स थे, तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल डिक्रीज होने लगे ओशियन में, ठीक है। बिफोर द ऑर्गेनिक मटेरियल डिसअपीयर्ड इन द सी, न्यू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप्ड, वन ऑफ देम वाज कीमोसिंथेसिस। द ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म कीमोसिंथेसिस आर कॉल्ड एज कीमोऑटोट्रॉफ्स। They were anaerobic and synthesized organic molecule from inorganic molecule, ठीक है। तो कीमोट्रॉफ्स डेवलप हुए जिन्होंने इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, जिससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो डिक्रीज ना हो जाए ओशियंस में। द एनर्जी वाज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सी, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल का हुआ और वहां से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। Such mode of nutrition is found in sulfur bacteria, iron bacteria, nitrophile bacteria। अभी भी ये बैक्टीरिया हमको मिलते हैं, ठीक है। आप सोचो ये 3.9 या 3.8 बिलियन ईयर्स अगो तब से ये बैक्टीरिया अभी भी है, ठीक है। मतलब इतना लॉन्ग इनका जर्नी है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। उसके बाद आया ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसने जो है दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। ये जो हम इस समय जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड देख रहे हैं, जो अर्थ पे जो लाइफ देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल है फोटोसिंथेसिस का। और इस समय भी दुनिया की सबसे बड़ी रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑन अर्थ इज फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए, लाइफ विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम अर्थ, ये आपको समझना है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बैक्टीरियोक्लोरोफिल डेवलप इन सम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया में कुछ मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए और बैक्टीरियोक्लोरोफिल एक डेवलप हुआ, एक पिगमेंट डेवलप हुआ जो कि सोलर लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता था, उस, ठीक है, और उसे कुछ केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता था, और उनको बोला गया फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया में डेवलप हुआ। हम देखते हैं अभी भी कुछ बैक्टीरिया है जिनके अंदर बैक्टीरियोक्लोरोफिल हमें मिलता है। They utilize solar energy for synthesizing organic compound. This process is called as photosynthesis. They were anaerobic and utilized hydrogen from sources like H2O। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। Therefore, no oxygen was evolved and atmosphere remained reduced. But oxygen अभी भी evolve नहीं हुआ, इसमें सिर्फ H2S का यूज किया गया, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस तो स्टार्ट हुआ, बट अभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। This stage of photosynthetic autotropism is represented by planktonic sulfur bacteria of today, ठीक है। अभी भी हमको सल्फर बैक्टीरिया में ये रिएक्शन होती हुई दिखती है, ठीक है। The bacteriochlorophyll form true chlorophyll by molecular changes. Such organisms which were bearing true chlorophyll are similar to today's cyanobacteria, ठीक है। तो अब उस बैक्टीरियल क्लोरोफिल में कुछ चेंजेस आए और फाइनली क्लोरोफिल डेवलप हुआ, जो कि साइनोबैक्टीरिया में डेवलप हुआ, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया बहुत, अगर हम बोले कि साइनोबैक्टीरिया इज द फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म या ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग, ठीक है,
तो ये डेवलप हुआ। दे यूटिलाइज वाटर एज हाइड्रोजन डोनर एंड इवॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से जब ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हुई, ठीक है, उसके बाद एक ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो जब तक चल रही थी वो बदल गई। ठीक है, और एक नया सिस्टम डेवलप हुआ और इवोल्यूशन का स्पीड बहुत तेजी से बढ़ा। क्यों बढ़ा वो हम लोग देखेंगे। During the origin and evolution of life, liberation of free O2 by blue-green algae like prokaryotes due to photosynthesis was a revolutionary change in the history of Earth. It is called as oxygen revolution. क्या क्या हुआ? Atmosphere of Earth changed from reducing to oxidizing. ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। पहले एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था, अब ऑक्सीजन रिलीज होती गई। एक दो दिन में नहीं हुआ, इसमें भी हजारों साल लगे और एनवायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ठीक है, free O2 oxidize CH1 and CH2 to form gases like CO2, N2 and H2O. Accumulation of free O2 formed a layer of ozone above the atmosphere which start absorbing most of the UV rays. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ऑक्सीजन बहुत बढ़ गया एनवायरनमेंट में तो एक ओजोन लेयर जो हम मानते हैं, अभी हम देखते हैं, एक ओजोन लेयर डेवलप हुआ, उससे यूवी लाइट अर्थ पे आना कम हो गया। वो बहुत ज़्यादा यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे क्या हुआ, बहुत फास्ट म्यूटेशन नहीं हुआ। फास्ट म्यूटेशन से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से चेंज हो जाता है। तो फास्ट म्यूटेशन नहीं हुआ, म्यूटेशन चलता रहा बट म्यूटेशन का रेट कम हुआ। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से क्या होता था, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते थे क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो रहा था, डीएनए बहुत ज्यादा म्यूटेट हो रहा था। तो अब क्या हुआ, म्यूटेशन का रेट कम हुआ, तो क्या हुआ, वो ऑर्गेनिज्म अब बहुत प्रोग्रेसिवली इवोल्यूट होने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। About 2.7 billion years ago, condition became suitable for aerobic respiration with the release of free O2. ठीक है, आप देखो कितना टाइम लगा, 2.7 बिलियन ईयर्स पे आके लाइफ कब स्टार्ट हुई, 3.9 बिलियन ईयर्स अगो, और ऑक्सीजन का कंडीशन कब डेवलप हुआ, 2.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड अबाउट 20 टाइम्स मोर एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत सरप्लस में बनी। ठीक है, हम देखते हैं कि ग्लूकोज का एनारोबिक 2 एटीपी मिलता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में 38 एटीपी मिलता है। तो वो जो चेंज आया, जो एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म को मिलना स्टार्ट हुई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उससे बहुत तेजी से ऑर्गेनिज्म ने डेवलप किया, बहुत तेजी से उन्होंने बायोमास डेवलप स्टार्ट किया, अपने बॉडी साइजेस बढ़ाए। Then anaerobic respiration, hence the prokaryotes adapted themselves for aerobic mode of respiration. अब कुछ अडेप्ट कर पाए, कुछ अभी तक एनारोबिक कंडीशन में ही जी रहे हैं, उन्होंने चेंज नहीं किया। वो बोलते नहीं हमारा वाला सिस्टम सही है, हम एरोबिक में नहीं जाएंगे। बट जो एरोबिक में आए वो काफ़ी तेजी से डेवलप कर गए। ठीक है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर सेल ऑर्गेनल्स डेवलप इन द सेल एंड दस फ्री लिविंग यूकैरियोटिक सेल लाइक ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो इन द प्रिमिटिव ओशियन। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या हुआ, जो केमिकल इवोल्यूशन हुआ था वो रिप्लेस हो गया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से। और स्टेट दैट डिसेंट विद मॉडिफिकेशन द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्लियर सिंपल ऑर्गेनिज्म बाय स्मॉल बट ग्रेजुअल चेंजेस व्हिच हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, धीरे धीरे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म थे सिंगल सेल, उससे मल्टी सेलुलर बने, जो हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। पूरा आप एनिमल किंगडम देखो, प्लांट किंगडम देखो, एल्गी से एंजियोस्पर्म तक गया है, उसी तरीके से प्रिमिटिव, पॉरीफेरा, ये सबसे मैमेलिया तक आया। ये पूरा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे कि इवोल्यूशन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ कोसर्वेट टर्म्ड एज केमिकल इवोल्यूशन, और उसके बाद वाला फ्रॉम कोसर्वेट टू सिंपल सेल स्ट्रक्चर नोन एज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, फ्रॉम सिंपल सेल टू रिसेंट इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्रोटीन विच फॉर्म ड्यूरिंग इवोल्यूशन इन प्रिमिटिवेशन बट नॉट स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं थे वो। फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड विच आर फॉर्म इन प्रिमिटिवेशन फ्रॉम कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोटाइड डिड नॉट हैव पावर ऑफ रेप्लिकेशन, दे ऑब्टेन पावर ऑफ रेप्लिकेशन लेटर बाय म्यूटेशन। ठीक है, इवोल्यूशन टर्म दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये याद रखना है। ठीक है, और ब्रीफ रिव्यू अगर हम देखें किस किस ने कौन कौन सी थ्योरी दी, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 साइड जिन्होंने ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को डिसअप्रूव किया, ठीक है। फ्रांसिस्को रेडी के एक्सपेरिमेंट, लाजारो स्पेंजानो के एक्सपेरिमेंट और लुइस पास्चर के एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओपरेन और हेल्डेन ने दिया। अगर हम फाइनली देखें तो शुरुआत हुई यहाँ से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। फिर ये मॉलिक्यूल्स बने, फिर मीथेन बना, एक्सीजन बना, फिर थोड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। और फिर प्रोसर्वेट्स के बाद प्रोटोसेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल है। ये पूरा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये पूरा समराइज होके इस फ्लो में ये गया है, ठीक है। इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप इसे याद कर सकते हो कि कौन सी चीज पहले थी, उसके बाद फाइनली यूकैरियोटिक सेल बना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसको पूरी तरीके से आप समझ लो, नोट्स बना लो, सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखो, जो मैंने हाईलाइट किए उनको लिखो, ठीक है। और एनसीईआरटी से इसको रीड करो, ठीक है। थैंक यू।